हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भगवती पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। चलिए तो दोस्तों, हम लोग आज अपना जो कंप्यूटर का जो सेक्शन हमने स्टार्ट किया है, इसमें लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है। और जो कल मैंने आपको बेसिक बताया था, उसके बाद का हम आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक्चुअल में आदित्य, हम लोग पहले ना एक बार सिलेबस कवर कर लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो है वो आपके प्रैक्टिस सेशन ही चलते रहेंगे। डोंट वरी। आप अभी जो है आपकी क्लासेस जो है वो पहले कंप्लीट कर लीजिए, थ्योरी पूरी पढ़ लीजिए। जब आप थ्योरी पूरी पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन पे ही फोकस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप चाहे तो आप खुद भी कर सकते हैं। एक बार पूरा पढ़ लोगे ना, तो जैसा हम लोग एक क्वेश्चन करने के बाद जब उसके और एडिशनल पॉइंट्स करते हैं या कवर करते हैं, वैसा आप भी कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो अच्छा, हिस्ट्री रह गई, पढ़ो पढ़ो। चलो, आएगा सेशन तो आने वाला है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट नेक्स्ट सेशन में आपका ST SC एक्ट जो है, यानी चारों एक्ट जो है, उस पे आपको मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ AE में, MPPSC AE में। और फिर उसके बाद आगे का हमारा हिस्ट्री वाला ही पार्ट है, तो कवर होगा, है ना। चलिए, तो आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग में क्लास रहे, बढ़िया रहेगा, है ना रवि। चलो, तो आज हम वही बेसिक को हम पूरा डिटेल करने वाले हैं। जो मैंने आपको कल कंप्यूटर का बेसिक सिखाया था, उसका पूरा डिटेल में आज आपको बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग आज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर करते हैं। बेसिक क्वेश्चन आता है, लेकिन आ जाता है कई बार। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे, या आपने कभी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो आप देखेंगे कि क्लास मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ, क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चन आता है। ठीक है। कंप्यूटर को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, कितने पार्ट्स में या कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, तो हमारे यहाँ पर कुछ बेसिस दिखाई देते हैं। कुछ बेसिस से मेरा मीनिंग है कि जैसे हार्डवेयर के बेसिस पर, कंप्यूटर्स को हार्डवेयर के बेसिस पर डिवाइड किया जा सकता है। कंप्यूटर को उनकी साइज के बेसिस पर डिवाइड किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। डिवाइड नहीं बोले, क्लासिफाई बोल सकते हैं। और थर्ड, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इस बेसिस पर भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले हमारा हार्डवेयर के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। हार्डवेयर से जब आप बात करते हैं, तो यहां पर आपको एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एनालॉग हो गया आपका, फिर आपका हो जाएगा डिजिटल, और देन आपका हो जाएगा एक हाइब्रिड। ये तीन टाइप के आपको कंप्यूटर दिखाई देते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले आपको तीन चीजें एक साथ लिख देता हूं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारा किस बेसिस पर, हमारी बेसिस है हार्डवेयर की बेसिस पर, तो यहां एक आएगा हमारा एनालॉग। ठीक है। दूसरा हमारा कंप्यूटर आने वाला है डिजिटल। और थर्ड टाइप का जो इसका अंदर क्लासिफिकेशन है वो है हाइब्रिड। हाइब्रिड सभी लोग समझते हैं, है ना। तो पहले एनालॉग और डिजिटल समझ लेते हैं, देन हाइब्रिड। तो यहां पर बात की गई है हार्डवेयर या फिर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का क्या होती है, जैसे आज की डेट में आप PC वगैरह जो यूज करते हैं, उसमें आपको पता है कि जो आपका कंप्यूटर है, उसका कौन सा प्रोसेस, उसमें कौन सा प्रोसेसर यूज किया गया, उस प्रोसेसर का स्पेसिफिक जो नेम होता है वो आपको पता होता है, उसका जो टैग होता है वो आपको पता होता है, उस पे जो नंबर्स, कुछ नंबर लिखते हैं या उसका नाम लिखते हैं, वो आपको पता होता है। तो उसी बेसिस पर अगर हम बात करें, तो हमारे यहाँ पर, चलो करते हैं ना, ये सारा सुपर कंप्यूटर वगैरह सब करेंगे अभी। तो हम लोग एनालॉग एनालॉग कंप्यूटर की जब बात करते हैं, तो इसमें इसमें कंटिन्यूअस डेटा जो वर्ड यूज किया गया है, इसको आपको यहां पर याद रखना है। एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कंटिन्यूअस डेटा का फ्लो होता है, या जो कंटिन्यूअस डेटा को यूज किया जाता है, वो आपका एनालॉग टाइप का कंप्यूटर होगा। एंड यूज फिजिकल क्वांटिटीज लाइक वोल्टेज और करंट फॉर कंप्यूटर्स। ठीक है। तब वोल्टेज और करंट को देखोगे, तो वोल्टेज और करंट AC में अगर देखें तो इस तरीके से चलता है, और ये लगातार चलता है ना, डिस्क्रीट नहीं होता है, ये कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पता है आप लोगों के लिए वर्ड केवल ये है, इंपॉर्टेंट वर्ड केवल यहाँ पर कंटिन्यूस डेटा है। ठीक है। और they can used in the scientific and engineering applications such as measuring temperature or pressure, example analog speedometer and slide rule। slide rule आप लोगों ने अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के टाइम पर कभी देखा हो तो देखा होगा, अभी मैं फोटो नहीं लाया, लेकिन आप सर्च कर लीजिएगा। स्लाइड रूल जो है वो आप देख चुके हो। स्पीडोमीटर आप सभी को पता है, एनालॉग स्पीडोमीटर जो है वो आप सबको पता है। जैसा हमारी जब बाइक वगैरह होती है या कार्स होती है, उनमें एक ऐसा मीटर बना हुआ होता है, उस मीटर के अंदर यहाँ पर आपका एक पॉइंटर लगा होता है, यहाँ पर सारे मार्किंग की होती है, यहाँ पर किलोमीटर्स की जो है ना, किलोमीटर पर आवर की जो मार्किंग है,
तो ये क्या होता है, ये जो आपका मीटर है, ये जो नीडल है, ये नीडल चलती है अंदर, है ना। तो यहाँ पर जो स्पीडोमीटर दिखाया गया है, ये स्पीडोमीटर जो है वो एनालॉग कंप्यूटर का एक पार्ट है, या एक तरीके से एनालॉग कंप्यूटर उसको बोला जा सकता है। वहीं पर जब हम बात डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आता है डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा। किस फॉर्म में आता है? डिस्क्रीट फॉर्म का डेटा होता है, मतलब से रुकता है फिर बढ़ता है, इस तरीके से, है ना। जैसे हमारे पास होता है बाइनरी, और ये बाइनरी का 0 एंड 1। बाइनरी में जब देखते हैं तो आपको केवल 2 ही डिजिट दिखाई देते हैं, 0 एंड 1। ये आपका डिस्क्रीट कहलाता है, ये कहलाता है डिस्क्रीट। आइदर 0 होगा या 1 होगा। जैसे मैं आपको एक बात कहता हूं, मैं आपको इसका एग्जांपल लेके समझाता हूं ताकि आप शायद ज्यादा अच्छे से समझ जाए। मेरी बाइक है, बाइक में जो मीटर है ना, वो मीटर में एनालॉग मीटर अगर होगा तो उसमें नीडल चलेगी और वो आपको स्पीड दिखाएगी। लेकिन अगर बाइक में डिजिटल मीटर होगा तो डिजिटल मीटर आपको दिखाने के लिए तो 0110 नहीं दिखाएगा, लेकिन जो खुद वो समझता है, मतलब हमारा जो कंप्यूटर या हमारे इसमें जो इनबिल्ट हाइब्रिड कंप्यूटर जो हमारे इसमें लगा है, वो पता है किस तरीके से काम करता है? 0110111101 इस तरीके से डेटा देता है, और वो आपकी स्पीड वहां पर बताता है, ताकि आपको, मतलब कंप्यूटर उस तरीके से काम करता है। आपको तो वो डिजिट में दिखाएगा कि आपकी 20 की स्पीड हो चुकी है, 50 की हो चुकी है, 70 की हो चुकी है। क्लियर है ये बात? तो ये डिस्क्रीट डेटा को दिखाता है, जिसमें हम लोग बाइनरी को यूज करते हैं। दे आर वर्सेटाइल and uses the most modern application uses in the most modern applications like personal computers, smartphones etc. तो आज की डेट में जो आपके पास कंप्यूटर वगैरह जो है वो किस कैटेगरी में लाई करेंगे? तो वो डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में लाई करते हैं। क्लियर है ये बात, है ना। इसके बाद आपके पास है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होगा जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज होगी। जैसे आपके पास एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों हैं, उन दोनों को मर्ज कर दे, अगर हम दोनों के फीचर्स को, दोनों की प्रॉपर्टीज, दोनों कैरेक्टरिस्टिक अगर मर्ज कर देते हैं तो हमें हाइब्रिड कंप्यूटर मिलता है। दीज कंबाइंड फीचर्स ऑफ द एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेसिंग बोथ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डेटा, दे आर यूज्ड इन द स्पेशलाइज्ड फील्ड लाइक मेडिकल इक्विपमेंट, है ना। इस तरीके के जो होते हैं, ठीक है, ये इस तरीके के जो कंप्यूटर होते हैं वो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। लाइक ईसीजी मशीन्स होती हैं, डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं, डिजिटल आपका जो है ये होता है आपका डिजिटल स्पेक्ट्रो, आपका जिससे हार्ट बीट मेजर की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? मैं स्किप कर रहा हूं बिल्कुल। जिससे हार्ट बीट मेजर करते हैं आप लोग, वो कौन सा वो होता है? बीपी मेजर वगैरह, हार्ट बीट भी छोड़ो, बीपी वगैरह मेजर की जाती है। डिजिटल हमारा अभी आई थी जो SpO2 मेजर करने के लिए ऑक्सीमीटर आया था एक। ये सारे जो है ना हाइब्रिड है। ये कैसे हैं? हाइब्रिड। इसमें दोनों तरीके के डेटा यूज किए जाते हैं। आप इनका एग्जांपल याद रखें, मशीन्स और डिजिटल थर्मोमीटर वगैरह जो सब है, ये सब ECG, हार्ट बीट बोल दिया, आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। स्टेथोस्कोप, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारी साइज के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? साइज के बेसिस पर जो कंप्यूटर को डिवाइड करते हैं हम लोग। साइज के बेसिस पर जो कंप्यूटर का डिवीजन है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर एक तो ये फिजिकल साइज की बात करता है, और साथ में उसकी प्रोसेसिंग पावर की भी बात करता है। केवल ये नहीं है कि केवल वो साइज में कितना है या कुछ है, वो प्रोसेसिंग पावर की भी बात करेगा। अगर हम बात करें सबसे पहले सुपर कंप्यूटर्स की, किसकी बात करें? सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, है ना, एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है बहुत हाई होती है, हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है। दे कैन यूज फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन लाइक वेदर फोरकास्टिंग। सब जितनी भी जगह, जैसे अगर हम बात करें, इनका एग्जांपल परम फुगाकू लिखा है इन्होंने। यूजेस अगर देखें इसके, तो आप लोग देखेंगे कि जितना भी हमारा जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है ना, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम अगर है, अच्छा पता क्या होता है? पेपर में जब आप पेपर देने जाते हैं ना, तो जहां पर आपका, अगर आप रेलवे का पेपर देने जाएंगे तो इस टाइप से पूछेगा, और फिर अगर मान लीजिए आप बैंकिंग का पेपर देने जाते हैं, वहां पर भी कंप्यूटर आता है, तो बैंकिंग सिस्टम अगर देखें तो उसमें भी जो कंप्यूटर लगे होते हैं वो भी कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर होते हैं। वेदर फोरकास्टिंग यहाँ पर लिख ही दिया गया है, तो आप वेदर फोरकास्टिंग को भी याद रखेंगे साथ में कि वेदर फोरकास्ट की जाती है इससे। ठीक है, साइंटिफिक सिमुलेशन की बात करें तो कोई भी चीज, जैसे आज की डेट में अगर आप लोग कोई एक नई कार डिजाइन कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग डिजाइन करते हैं,
तब जब आप वो बिल्डिंग डिजाइन कर रहे होते हैं और वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, या कोई आपने स्टेचू बनाया है जो बहुत बड़ा स्टेचू है, तो उसका सिमुलेशन जो है वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर या छोटे कंप्यूटर से करना उतना आसान नहीं होता है। दे विल लैक इन दैट प्रोसेसिंग। अब इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, सुपर कंप्यूटर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे केवल रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम और बैंकिंग लिखा है, इसके अलावा भी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वहां पर इनको यूज किया जाता है। सुपर कंप्यूटर है, इन सुपर कंप्यूटर की मैं आपको लास्ट में एक लिस्ट दूंगा जिसमें इंडिया के और वर्ल्ड के टॉप 5 या टॉप 10 आपको जो है वो सुपर कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। ठीक है, यस, परम सीरीज बनाता है हमारा इंडिया, है ना, सीडेक बनाता है परम सीरीज का। उसमें मध्य प्रदेश में, सॉरी, इंडिया में जो आपका पहला सुपर कंप्यूटर बना था वो 8000 वाला था। अदरवाइज मध्य प्रदेश निकल रहा है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 नहीं है, आगे चल के आएगा। यस, एरावत भी है। चलो अभी और बात करेंगे, पहले हम लोग डिवीजन कर लेते हैं, हमारा क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये चीज क्या होती है, तो देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, बड़े होते हैं, पावरफुल होते हैं, है ना, ये तो होते ही, ठीक है। अब जैसे जैसे आप सुपर कंप्यूटर पे आए, सुपर कंप्यूटर से जैसे जैसे आप नीचे चलेंगे ना, इनकी स्पीड और इनका जो है प्रोसेसिंग टाइम, स्पीड कम होती जाएगी, प्रोसेसिंग टाइम बढ़ता जाएगा, और इनकी पावर जो है थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। छोटी जगह पे यूज होंगे, छोटे काम के लिए यूज होंगे। छोटे काम से मतलब ये है कि जहां पर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन या कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं होगी, वहां पर इनको यूज किया जाएगा। हैंडलिंग मल्टीपल यूजर्स एंड लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग यूज्ड इन बैंक्स एंड रेलवेज। ये यूज इन बैंक एंड रेलवे कौन सा है और वो पहले लिखा है वो कौन सा है, तो देखो ये जो कंप्यूटर लिखाए गए हैं अब आज की डेट में सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। पहले सुपर कंप्यूटर जब नहीं थे तो बैंक और रेलवे में यही चलता था, और आप देखते होंगे कि बैंक में बोला जाता था कि सर्वर फेल हो रहा है, सर्वर डाउन हो रहा है, सर्वर ये सर्वर वो। एक्चुअल में क्योंकि कंप्यूटर की भी कैपेसिटी उतनी नहीं थी, ये भी वहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ करती थी। ठीक है, हाँ, आज सुबह क्लास इसलिए कि अगर हो पाया आज की क्लास में, अगर कोई इंटरनेट फेलियर नहीं हुआ तो हम लोग क्लास मॉर्निंग में ही रखेंगे अब। ठीक है, बीच में मैंने मॉर्निंग में क्लास, मतलब मैं शुरू से ही मॉर्निंग में ही क्लास ले रहा था, लेकिन इंटरनेट की वजह से मुझे शाम को शिफ्ट होना पड़ा था, डे में, मतलब डे टाइम में। ठीक है, मॉर्निंग में पता नहीं क्यों यहाँ पर इंटरनेट ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। चलिए, तो इसका ये एग्जाम्पल तो याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये बैंक रेलवे वगैरह में यूज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगला मिनी कंप्यूटर्स की। किसकी बात करते हैं, मिनी कंप्यूटर। अब आप समझ सकते हैं कि मिनी नाम लिखा है मतलब ये छोटा होगा, स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। मैंने कहा कि जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे ये इनकी पावर जो है कम होती जाएगी, प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो कम होती जाएगी, प्रोसेसिंग टाइम बढ़ता जाएगा। अब मल्टी यूजर्स के लिए काम हो जाता है, मल्टी यूजर टास्क परफॉर्म कर सकता है, और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ये काम आता है। ये पीडीपी जो लिखा है इसको याद रखना, ये पीडीपी पूछा गया क्वेश्चन है। खैर यहां से नहीं पूछा, मैं आगे बताऊंगा पीडीपी कहां से पूछा है, लेकिन याद रखें पीडीपी इज द एग्जांपल ऑफ मिनी कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अब जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे आपको कंप्यूटर का साइज जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है। ठीक है, चलिए मॉर्निंग में ही रखेंगे, जैसा भी होगा देखते हैं फिर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आता है, लेकिन ये अफोर्डेबल वाली बात भी यहाँ पर आती है। थोड़ा सा कॉस्ट, अगर आप चाहे कि सुपर कंप्यूटर खरीद लें तो आप सुपर कंप्यूटर नहीं खरीद पाएंगे। आपको भी मालूम है कि सुपर कंप्यूटर एक तो आपका यूज नहीं है उस पर, दूसरा ये कि आप उतना महंगा कंप्यूटर खरीद के जाएंगे कहाँ। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर से नीचे जैसे जैसे आते जाते हैं आप लोग, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर पर आ चुके हैं, तो साइज छोटा होता जा रहा है, साइज और छोटा हुआ। अफोर्डेबल है ये, अब अफोर्डेबल है मतलब इसको आप खरीद सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद किसके लिए यूज होता है, इसका पर्सनल यूज है। जैसे हमारे पीसीज और लैपटॉप्स होते हैं, जितने हमारे पीसी एंड लैपटॉप जो हैं वो सारे इसके एग्जांपल है। आप यहाँ देखेंगे तो आपको डेस्कटॉप पीसी एंड टैबलेट एंड मोबाइल वगैरह, स्मार्टफोन्स वगैरह जो है सारे इसके एग्जांपल देखने को मिलेंगे। राइट, अगला आता है हमारा वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होते हैं, ठीक है। अब वर्क स्टेशन को इस लाइन से थोड़ा सा हटा के देखें, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क लाइक ग्राफिक डिजाइन, इंजीनियरिंग डिजाइन एक्सेट्रा। इंजीनियरिंग डिजाइन भी बोल सकते हैं, यहां पर लिखा नहीं है इंजीनियरिंग डिजाइन। कोई अगर आपको स्पेशल टास्क परफॉर्म करना है, स्पेशल टास्क है आपका, मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग डिजाइन करना है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, केवल उस सॉफ्टवेयर पर बेस्ड कंप्यूटर जो होगा वो आपका वर्क स्टेशन कहलाएगा। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल एचपी के जो कंप्यूटर आते हैं उसका यहां पर लिखा है, उससे कोई खास बड़ी बात है नहीं। ठीक है, चलो अब
नेक्स्ट हमारा आएगा वर्किंग प्रिंसिपल जो है हमारा, या उसका जो पर्पस है ना। वर्किंग के बेसिस पर बात करें, वर्किंग प्रिंसिपल के बेसिस पर बात करें, हम लोग कुछ भी बोल लीजिए आप, वर्क और ठीक है। जैसे सबसे पहले यहां पर है आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो आप सभी लोग समझते हैं कि जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, और जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं वो सारे जनरल पर्पस कंप्यूटर है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हो गया जनरल पर्पस कंप्यूटर। फिर हमारे पास आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन से होंगे? तो ऐसे कंप्यूटर जो किसी एक डेडिकेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एक स्मार्ट वॉच है, जैसे कि आप देखेंगे हमारे घरों में ऑटोमेटेड जो है वो कई सारी चीजें होती है, जैसे घर की चिमनी होती है, हमारे घरों में जो है वो आपका वॉशिंग मशीन होती है, हमारे घर में फ्रिज होता है, तो इनमें सब में कंप्यूटर लगा होता है। एक छोटा सा कंप्यूटर, एक छोटा ऐसा कंप्यूटर जो केवल एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। जैसे मैं कहूँ चिमनी, कुछ चिमनीज आती है, जब वो चिमनी जब ऑन होती है, मतलब स्विच ऑन होता है, और आप देखते हैं कि उसके नीचे अगर कोई चीज बर्न हो रही हो तो ऑटोमेटिक चिमनी चालू हो जाती है, ठीक है। कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जिसमें हम लोग ऐसे कुछ है ना मोशन करते हैं तो वो चिमनी स्टार्ट हो जाती है। वॉशिंग मशीन की बात करें तो वॉशिंग मशीन में ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन आने लग गई है कि आप उसको स्विच ऑन कर दीजिए, छोड़ दीजिए, वो वॉश कर देगी और उसको रिंस भी कर देगी, मतलब क्लीन ड्राई कर देगी। फिर आप फ्रिज की बात करें तो उसमें फ्रोज्ड और डीफ्रोज्ड वगैरह वाला एक बटन होता है, वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपका जो कंप्यूटर है उसमें वो आपके जो फ्रिज है या रेफ्रिजरेटर जो है उसको डीफ्रोस्ट वगैरह कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर कुछ एक छोटा सा कंप्यूटर जो स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है वो लगा होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ लिखा होगा बिल्ट फॉर स्पेशल टास्क सच एज एम्बेडेड सिस्टम। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है एम्बेडेड। मैं इसके बारे में एक स्टोरी बता दूंगा आपको। एम्बेडेड सिस्टम इन अप्लायंसेस और कंट्रोल सिस्टम्स। एग्जांपल देखें इनके, एग्जांपल देखेंगे कंप्यूटर इन, देखो वॉशिंग मशीन आया, एटीएम्स। हाँ, अब आप एटीएम का भी देखें, एटीएम में भी आपको ये थोड़ी ना है कि बैंक की तरह एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ है, आप गए, उसको आपने अपना कार्ड दिया, पिन बताया और बोला कि चलो इतने रुपए दे दो, कोई फॉर्म फिल किया, ऐसा तो हो नहीं रहा है। आप गए, एक कंप्यूटर है आपके सामने जिसपे आपने कार्ड इंसर्ट किया, वहां कुछ स्लॉट होगा, कार्ड इंसर्ट करिए, कार्ड इंसर्ट करने के बाद आप अपना पिन डालिए, अमाउंट डालिए और वो कैश निकाल लीजिए। तो वैसे ही एटीएम में जो है एक इनबिल्ट कंप्यूटर लगा हुआ है जो एम्बेडेड कंप्यूटर की कैटेगरी होगी। तो अगर कहीं पर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोला जाता है तो आप उसको एम्बेडेड कंप्यूटर से भी याद रखना। कारण क्या है, मेरे पेपर का क्वेश्चन है ये। एक बार पेपर में जो क्वेश्चन आया वो ये आया था कि ये जो आपका एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर ये कहां लगे होते हैं। चार ऑप्शन थे और उसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो था रिस्ट वॉच। ठीक है, उसका करेक्ट आंसर क्या था? रिस्ट वॉच। वहां चार ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें एक तो पीसी दे दिया था उन्होंने। तो पीसी में एम्बेडेड कंप्यूटर की बात नहीं होती है, वो अलग चीज होती है। बाकी जो है आपका ठीक है, जितने आप जानते हैं वो सारे एम्बेडेड कंप्यूटर जो किसी सिस्टम में इनबिल्ट होते हैं, किसी सिस्टम का पार्ट होते हैं, वो सारे स्पेशल पर्पस टाइप के ही होते हैं क्योंकि उनको उस चीज के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले टाइप के कंप्यूटर जो हमारा है। बस खत्म। चलो, तो अब हम बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स की जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। जैसे एनालॉग वर्सेस डिजिटल। इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो एनालॉग और डिजिटल में क्या डिफरेंस है। एनालॉग जो है वो किसको हैंडल करता है, तो कंटिन्यूस डेटा को करता है। डिजिटल जो है वो बाइनरी डेटा यानी कि डिस्क्रीट को करता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं ये फास्ट यूज्ड फॉर हाई एंड रिसर्च। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं, मल्टी यूजर के लिए इनकी कैपेबिलिटी होती है। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं कॉमन होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल दोनों को कंबाइंड होते हैं। एक समरी लिखी हुई यहाँ पर, इसको हिंदी में देखना चाहे तो देख लेना। फिर उसके बाद अगर एनालॉग की बात करें तो यहाँ पर साइंटिफिक मेजरमेंट एंड इंजीनियरिंग में यूज होता है। डिजिटल की बात करें तो ये आपका कंप्यूटर प्रोग्राम डेली यूज में जो आपके कंप्यूटर होते हैं आजकल डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं। हाइब्रिड जो होते हैं वो मेडिकल यूज में यूज होते हैं। आपको भी अभी बताया था कि जो ईसीजी वगैरह की मशीन वगैरह है जो आपने भी बोला था। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो होते हैं, ऑटोमेशन मतलब मशीन को बिना बनाए उसके बारे में पूरी बातें करना, जैसे कि वो चलेगी तो कितना वियर एंड टीयर होगा, कितनी उसके साइकिल्स होगी, कितनी लाइफ होगी, कौन सा पार्ट जो है वो पहले फेल कर रहा है, ये सारी चीजें जो है वो आपका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आता है। मैंने केवल एक चीज बताई, आपको एग्जांपल दिया है, वो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर तो क्या क्या कर सकते हैं वो आप सब जानते हैं। यस, स्पेस रिसर्च। आपकी जितने भी स्पेस के, जैसे आप लोगों ने अभी जो आपका मंगलयान भेजा था, सॉरी चंद्रयान भेजा था, जो जितने भी है ना, केवल चंद्रयान नहीं,
तो जितने भी आप आपके स्पेस में जो ये भेज रहे हैं उन सब का सिमुलेशन या उनकी सबकी स्पीड कंट्रोल करना, उनकी डायरेक्शन, उनमें जितनी भी चीजें होती है सारी चीजें जो है वो कौन करवाता है, तो सुपर कंप्यूटर के थ्रू होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बैंकिंग में यूज होते हैं, रेलवे में यूज होते हैं, पर अगर मेन फ्रेम नहीं मिलता है तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप लोग सुपर कंप्यूटर में भी रख सकते हैं। अगर मेन फ्रेम नहीं मिलेगा तो आप इसको सुपर कंप्यूटर में रख देना, ठीक है। फिर उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल टास्क के लिए और एजुकेशन के लिए यूज होता है। वर्क स्टेशन, जैसे कि अभी आपको बताया कि आप ईडी की कोई डिजाइन बना सकते हैं, कैड कैम, आपका जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको आप यहाँ पर रन कर सकते हैं, ठीक। तो ये केवल क्लासिफिकेशन की बात की। हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया है वो क्लासिफिकेशन इन 3 बेसिस पे किया है। एक हार्डवेयर के बेसिस पर आपने किया है, एक साइज के बेसिस पर किया है, और एक वर्किंग प्रिंसिपल के बेसिस पर आपने उनको डिवाइड किया है, ठीक। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। और अब बात करते हैं कुछ कंप्यूटर के हिस्ट्री की। ये दोनों पार्ट है, एक ही साथ है। यहाँ पर हेडिंग जो है आपको दिख रही है, इन्वेंशंस ऑफ कंप्यूटर, या फिर अगर मैं इसको कहूं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तभी ये अपने आप में ठीक होगा कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, कहां से शुरुआत हुई कंप्यूटर की, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग एक कंप्यूटर का नाम जानते हैं, विच इज अबेकस। सबसे पहला कंप्यूटर जो आप जानते हैं वो कौन सा है, तो वो अबेकस है, ठीक है। हम सबसे पहले कंप्यूटर की बात करेंगे जो कि 3rd सेंचुरी बीसी का नाम आता है, कि इतना पुराना ये कंप्यूटर है। 3rd सेंचुरी बीसी से इसको माना जा रहा है कि ये तब से बना हुआ है, चाइना में बनाया गया था। ये सबसे पहला है तो इजी होगा, छोटी मोटी कैलकुलेशन कर पाएगा, कुछ ज्यादा खास बातें ये इससे नहीं होंगी। तो ये आपका हो जाएगा सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम होती है, उसके अंदर कुछ वायर्स लगे होते हैं, और वायर के अंदर आप देखेंगे छोटे छोटे आपकी मोती टाइप की चीजें उसमें लगी होती है, जिससे आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको केवल याद रखना है अबेकस। और अबेकस जब याद आता है तो अबेकस से आप याद रखें चाइना, ठीक है। किसने बनाया था, तो चाइना ने बनाया था, बस बात खत्म। इसकी डिटेल करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगला है आपका नेपियर बोन्स। अगला क्या है, नेपियर बोन्स। अब नेपियर बोन्स जो कंप्यूटर है वो बनाया किसने था, तो जॉन नेपियर ने, अपना ही नाम दिया है। जॉन नेपियर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने नेपियर बोन्स नाम का कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। बनाते समय नहीं, ये नहीं पता होता है कि ये कंप्यूटर बन रहा है, बात ध्यान रखना है ना। ये ऐसा थोड़ी पता था उनको कि हम लोग कंप्यूटर बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं। उनको तो ये लगा था कि हम कुछ बना रहे हैं जो कैलकुलेट कर सके, हम कुछ बना रहे हैं जो हमारे टास्क को इजी कर सके। आज की डेट में जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यार काइंड ऑफ कंप्यूटर ही तो था वो, ठीक है। तो यहां पर आपको एक बात याद रखना है कि नेपियर बोन्स जो है ये एनिमल की बोन से बना हुआ था, यहां पर इंपॉर्टेंट ये है। और ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए काम आता था। इसमें जो है 10 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स होती थी जो 0 से 9 होती है। 10 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स होती थी 0 से 9, ठीक है। होता क्या है, पेपर में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अर्थक्वेक होता है ना, भूकंप जब की बात करते हैं तो उसमें रिक्टर स्केल आती है। रिक्टर स्केल में भी आपसे पूछा जाता है ना कि कितने लेवल का है, कौन सी स्केल का है, कौन सी स्केल का है। तो जब आप बोलते हैं तो वहां पे कहां से कहां तक होती है, तो 0 से 9 तक हो सकती है, या 0 से 10 तक हो सकती है, 1 से 10 तक हो सकती है, या 1 से 9 तक हो सकती है। ये आपके भूकंप की, मान लीजिए आपका अर्थक्वेक जो है उसके लिए आपको ऑप्शंस दे दिए, तो आप बता देंगे कि रिक्टर स्केल जो है सर इससे इसके बीच में लाई करती है। वैसे ही जब आपसे नेपियर बोन्स के बारे में पूछेगा तो ये बोल देगा कि बताइए इसमें टोटल कितनी स्ट्रिप होती है, क्या बोल देगा, टोटल कितनी स्ट्रिप होती है। तो आप बोलना सर 10 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स होती हैं, 10 होती है। और डिजिट अगर बोला जाता है कि कहां से कहां तक है, तो 0 से 9 तक होता है। कैलकुलेटिंग डिवाइस है, सिंपल कैलकुलेशन करता है ये, और कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगला जो उसके बारे में, और आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और कंप्यूटर मिलता है जो कि विलियम ऑगर्ट का बनाया हुआ था, और ट्रेड है यहाँ पर, मैं ऑगर्ट भी बोलता हूँ इसको। ऑगर्ट जो है, विलियम ऑगर्ट जो है उन्होंने बनाया था। ये जो है ये भी कैलकुलेशन करता है, लेकिन ये लॉगरिथमिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनके बेसिस पर ये जो है आपका कैलकुलेशन करता है। तो इसके लिए आप लॉग की बात याद रखें, किसकी बात याद रखें, लॉग की, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ब्लेज पास्कल की। ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लेज पास्कल जो है इनके बारे में तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पास्कलाइन मशीन बनाई थी। क्या बनाई थी इन्होंने, पास्कलाइन मशीन। इनकी मशीन को पास्कलाइन मशीन बोला जाता है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं, ही कंस्ट्रक्टेड
अब पास्कलाइन मशीन कोई मैकेनिकल मशीन नहीं है, ये कंप्यूटर है। पास्कलाइन मशीन क्या है? ब्लेज पास्कल है ना। अब ये इनके द्वारा जो बनाई गई मशीन है ना, ये पहली मशीन है जो मैकेनिकल मशीन कहलाएगी, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होगी। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होती है। ये मैकेनिकल मशीन है। कैसी मशीन है ये? मैकेनिकल मशीन, याद रखें इसके बारे में। इट इज फर्स्ट मैकेनिकल मशीन विच इज यूज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये भी पेपर में आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी डिजिट देखें तो 0 से 9 तक के आपको डिजिट दिखेंगे, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कैसे चलता है वो यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ कि ऑपरेट होता है जैसे कि टेलीफोन के डायल होते हैं ना, उस तरीके से इसमें डायल होता था और ऑपरेट किया जाता था। ठीक है, चलिए उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम आ रहा है जिनका नाम है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये व्यक्ति तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये व्यक्ति कौन है? तो आपको मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, इसमें अंदर कहीं लिखा भी होगा, फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर में तो ठीक है, लेकिन आपको दिक्कत पता कहां होगी? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर में, क्योंकि एक व्यक्ति है जिनका नाम है वान न्यूमैन। क्या नाम है? वान न्यूमैन। ये व्यक्ति जो है ना, इनके बारे में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इन्होंने मॉडर्न डेज में जो कंप्यूटर है वो बनाया। मॉडर्न डे का जो कंप्यूटर है वो इन्होंने बनाया। सबसे ज्यादा अगर कंप्यूटर के मामले में मॉडर्न डेज में किसी ने इनोवेशन किया है, उसको बढ़ाया है, तो वो वॉन न्यूमैन है। पर इसलिए इनको कई बार ना फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता है। हालांकि कोई कोई बुक जो है ना, वो अभी भी ब्लेज पास्कल जो है, सॉरी आपका चार्ल्स बेबेज जो है ना, उन्हीं को बोल देती है कि वो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है। लेकिन अब बुक में आपका कहीं कहीं अच्छी अच्छी बुक में लिखा हुआ आने लगा है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? तो वान न्यूमैन है। ठीक है, अब इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने जो है ना वो क्या किया था? तो इन्होंने पॉलिनोमियल फंक्शंस को यूज किया था। देखो ऐसे याद रखें आप। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले आपका हम लोगों ने ये पढ़े, ये नेपियर बोन्स जो है, इन्होंने नॉर्मल सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बनाई, उससे काम किया। देन उसके बाद जो है आपके ब्लेज पास्कल जो आए, उन्होंने यहाँ पर मैकेनिकल एडिशन मशीन या मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई, जो पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन है, वो याद रखें। देन उसके बाद चार्ल्स बेबेज जब आते हैं तो पॉलिनोमियल को यूज करते हैं। उसके पहले आप लोगों ने ये ऑगर्ट को जब पढ़ा था तो आपने लॉगरिथमिक प्रिंसिपल की बात की थी, तो उनके साथ में वो याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप याद रखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? ये बहुत सारी चीजें जैसे इंश्योरेंस के मामले में, पोस्टल सर्विसेज के मामले में, रेलवे प्रोडक्शन के मामले में इसको यूज किया गया था। बाकी कोई बड़ी बात नहीं याद रखना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें। देखो यहाँ पर हिंदी में लिखा है कि ऑपरेटेड मैकेनिकली, मतलब इसको मैकेनिकल रूप से, खुद फिजिकली इस पर कोई ना कोई वर्क देना। मैकेनिकल का मतलब है फिजिकल वर्क देना, फिजिकल इनपुट देना। ठीक है, तो उन हुआ था, लेकिन जो थोड़ा सा ये पैसे की कमी होने के कारण ये इनकम्प्लीट रह गया था। अब ये था डिफरेंस इंजन। इसको आप क्या कहेंगे? डिफरेंस इंजन। इंपॉर्टेंट है, यहां से याद रखना पड़ेगा आपको। ये चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन था। ठीक है, ये डिफरेंस इंजन है। फिर इन्होंने क्या बनाया? तो इन्होंने एक और चीज बनाई जिसका नाम है एनालिटिकल इंजन। इन्होंने क्या बनाया? एनालिटिकल इंजन। अब एनालिटिकल इंजन क्या है? तो ये फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता है, फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता है, जिसमें क्या थे? इनपुट था, स्टोरेज था, है ना, कंट्रोल था, आउटपुट यूनिट, ये सब लगे थे। तो आज की डेट, मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, कि जब भी कोई नेपियर बोन बना रहे थे या विलियम ऑगर्ट बना रहे थे, तो वो ये नहीं बोल रहे थे कि हमारा कंप्यूटर है। उन्होंने कोई एक डिवाइस बनाई जो सिंपली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन के लिए थी। आज हम जब हिस्ट्री पढ़ते तो हम उसको बोलते हैं कि क्योंकि हमारा आज का कंप्यूटर भी जो है एडिशन करता है, उसको कैलकुलेटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। आपके कंप्यूटर वहीं से आया है, विच कैन कंप्यूट, कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करना। तो हम लोग उसको हिस्ट्री में कंसिडर कर रहे हैं, अदरवाइज वो वैसा है नहीं। जब आज की डेट का मॉडर्न डे का कंप्यूटर आप देखते हैं, तो वो आपका ये एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बेबेज द्वारा बनवाया गया था या बनाया गया था, वो ज्यादा मैच करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बोला कंसिडर द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर प्रोटोटाइप। ठीक है, और इसमें सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक जो आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये जितने भी होते हैं वो सारे यहाँ पर परफॉर्म हो रहे थे, जैसे कि हमारा मॉडर्न कंप्यूटर करता है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे हमारा एक हार्वर्ड आइकेन ने बनाया था। किसने बनाया था? हार्वर्ड आइकेन। नाम दिया था मार्क वन। क्या नाम दिया था? मार्क वन। इसका नाम मार्क वन है। किसने बनाया था? तो उसको बनाया था हार्वर्ड आइकेन ने। ठीक है, ये जो है ना, ये कैसा था? तो ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। कैसा था?
ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, उसको फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बोला जाता है, याद रखें। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, विच इज द फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, तो आपको मार्क 1 वहां पर ऑप्शन में करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी की चीजें जो है छोटी छोटी आप पढ़ लेना, कोई काम की नहीं है, लेकिन लिख दी है यहाँ पर। अगला है इनिएक। इनिएक को पेपर में इतनी बार पूछा गया है कि इसका हिसाब ही नहीं है, इतनी बार पूछा गया है। ठीक है, इनिएक के बारे में जब क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले नाम याद रखें जेपी एकर्ट एंड जॉन्स का। किसका? जेपी एकर्ट एंड जॉन्स, ये लिखा है जेपी एकर्ट एंड जॉन्स। ठीक है, ये दो व्यक्ति जो हैं इनने मिलकर आपका इनिएक बनाया था। क्या बनाया था? इनिएक। इसमें क्या यूज हुआ था? इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी, और ये जो है वो कैलकुलेशंस के लिए बनाया गया कंप्यूटर है। ठीक है, इनके सबके मैं फुल फॉर्म अलग से बताऊंगा, इनिएक का क्या होता है, एडवेक का क्या होता है, यूनिवेक का क्या होता है, सारी चीजें आएंगी अभी आगे चलके। अगला आता है हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये किसने बनाया? तो ये बनाया था आपका वही जॉन मुचली ने। ये पूरा नाम है इसका इनिएक का। ठीक है, इनिएक का फुल फॉर्म जो है नेक्स्ट पेज पे आ गया। मुचली की स्पेलिंग क्या है? ठीक है, मुचली। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये कंटिन्यूएशन में मिलेगा, याद रखना इसको। फिर आता है एडसेक। क्या आता है? एडसेक। रुको यार, ये लीजिए, इनिएक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इनिएक हो गया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखें, ये इसका डिटेल है। एडसेक जब आता है तो है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये किसने बनाया था? तो ये मॉरिस विल्सन ने बनवाया था, विल्क्स ने बनवाया था। मॉरिस विल्क्स जो है उन्होंने बनवाया था। ये जो है स्टोर्ड प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटर है, पहला स्टोर्ड प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटर जो बनाया था वो इन्होंने बनाया था। ठीक है, इसमें मर्क्यूरी की डिले लाइन यूज की गई है मेमोरी के लिए, और वैक्यूम ट्यूब यूज किए गए लॉजिक के लिए। वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है, हम लोगों ने कल भी देखा था, आज भी हम देखेंगे जो हमारा क्लासिफिकेशन या हमारी जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें कोई काम की नहीं। नेक्स्ट बात करें, ये वॉन न्यूमैन की जो बात की थोड़ी देर पहले, वॉन न्यूमैन जो है इन व्यक्ति को बहुत फेमस व्यक्ति माना जाता है इन टर्म्स ऑफ ये कंप्यूटर। इन्होंने एडवेक बनाया है। क्या बनाया इन्होंने? एडवेक। अब एडवेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, याद रखें। एडवेक का फुल फॉर्म है आपके सामने। किसने बनाया है? तो बनाया वॉन न्यूमैन ने। यहां पर इन्होंने 30 टन, एंड ये कितना भारी था? 30 टन का, और 150 फीट चौड़ा, इतना बड़ा कंप्यूटर बनाया। आज सोचो आप अपना स्मार्टफोन जेब में लेकर घूम रहे हैं, ये आपका स्मार्टफोन जो है वो इतना छोटा है, लेकिन ये जो बनाया गया था एडवेक वो काफी बड़ा था, साइज में भी बहुत बड़ा था, वजन में भी बहुत ज्यादा था। ठीक है, मैकेनिकल जो कंप्यूटेशन है उनको परफॉर्म करता था, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अगर आप देखें तो केवल ये यूनिवेक का नाम याद रख लें आप लोग, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा। यूनिवेक का फुल फॉर्म याद रख लें, किसने बनाया वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यूनिवेक है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है वो फिर से एकर्ट एंड मुचली का है। किसका है? एकर्ट एंड मुचली। ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है फॉर कमर्शियल यूज। ये कमर्शियल यूज के लिए बनाया गया पहला कंप्यूटर है ये। ठीक है, वो भी कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जरूर याद रखें यहां पर। अब कुछ कुछ बातें लिखी हुई है, जैसे अबेकस की, नेपियर्स की, है ना, नेपियर बोन जो स्लाइड रूल होता है, पास्कलाइन मशीन होती है, एनालिटिकल इंजन होता है, इनवेक होता है, इनिएक होता है, यूनिवेक होता है, एडवेक होता है। इन सब के बारे में आप चाहें तो थोड़ा 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 पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात ये आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें अबेकस, तो ये अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग टूल है जो बेसिक अर्थमेटिक प्रोग्राम या जो कैलकुलेशन है वो करता था। नेपियर बोन्स जो है वो सिंप्लीफाइड मैथमेटिकल या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करता है। उसके बाद स्लाइड रूल जो होता है लॉगरिथमिक स्केल पे कैलकुलेशन करके बताता है आपको। अगर हम पास्कलाइन मशीन की बात करें तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था। एनालिटिकल इंजन की बात करें तो ये आपका मॉडर्न कंप्यूटर जो है उनकी फाउंडेशन है उनका। ठीक है, ये प्रोग्रामेबल फीचर इसमें हुआ करता था। ठीक, इसी समय मैडम अगस्टा एडा भी थी, उनके भी इनपुट्स यहाँ पर आते हैं।
इनिएक आपको अभी बताया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जो है वो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है, मार्केटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एरा में आता है। मार्किंग द इलेक्ट्रॉनिक एरा मतलब कंप्यूटर में यहाँ ई देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक हो गया। फिर यूनिवेक आ जाएगा, ये कमर्शियल यूज के लिए कंप्यूटर है, ये पेपर का पीवाईक्यू है। कमर्शियल यूज, ये जो वर्ड लिखा है ना यहाँ पर, ये कमर्शियल यूज ही इसका फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर जो है वही आपका ये आप पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, डिफरेंट एग्जाम्स होती है, आप लोग भी एक एग्जाम तो दोगे नहीं, आपके पास बहुत सारी एग्जाम्स होगी जो आप शायद फाइट करोगे, तो उन एग्जाम्स में हो सकता है आपसे इनसे रिलेटेड कहीं किसी में पूछ लिया जाए, कहीं किसी में, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें इनके एप्लीकेशंस, तो आप एप्लीकेशन बिल्कुल देख सकते हैं कि अर्ली डिवाइसेस कौन कौन से हैं, तो स्लाइड रूल अबेकस जो है वो है, मैकेनिकल कौन कौन से हैं, तो पास्कलाइन है, लेबनीज है, एनालिटिकल इंजन क्या होता है, तो मॉडर्न वो है, इनिएक यूनिवेक क्या है, तो ये सब आपके इलेक्ट्रॉनिक वगैरह और डेटा प्रोसेसिंग वगैरह के लिए या आपके व्यवसायिक या कमर्शियल यूज होने वाला है इनका। क्लियर है इतनी बात। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो क्या है, तो वो है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर जब आप पढ़ेंगे, हाँ मतलब आप बोल सकते हैं कि आपके इंजीनियरिंग में होने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप पोस्ट ले सकते हैं तो आप लोग एमपीपीएससी दीजिए, ठीक है। एमपीपीएससी से आप बनिए एई, यूपीएससी दीजिए, यूपीएससी से बनेंगे आप लोग ईई, एई एमपीपीएससी से भी बन सकते हैं। आप गुजरात पीएससी दीजिए, ठीक है, आप बिहार पीएससी दीजिए, आप आरएएस दीजिए, राजस्थान की एग्जाम दीजिए, है ना, हरियाणा पीएससी दीजिए, इसने भी वैकेंसी निकाली थी, ये सारे आपके पास ऑप्शंस खुले हुए हैं, आप करिए तो सही कोशिश, ठीक है। चलो चलो पढ़ो पढ़ो, है ना, ठीक। तो जब हम बात करते हैं हमारी जनरेशंस का, तो ये अब मुझे बताइए क्या ये रीडेबल है, आप इसको पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पे पूरी समरी आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए इसको पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको पहली बात तो ये देखना कि यहाँ तो ये सीरियल नंबर तो कोई बड़ी बात नहीं, जनरेशन से स्टार्ट करते हैं, उनका थोड़ा टाइम पीरियड देखेंगे। यहां पर जो ये आपको मार्क किया हुआ दिखाई दे रहा है, ये हार्डवेयर कंपोनेंट है, जो इस पूरे पार्ट की या पूरी टेबल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, ठीक है। फिर यहां प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाएगी, फिर स्टोरेज यूनिट की बात की जाएगी, और फिर इसके कुछ एग्जांपल, और अगर उसके अलावा भी कोई पॉइंट आते हैं तो हम मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करें हमारी फर्स्ट जनरेशन। आपको मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया, फिर से बता देता हूं कि ये जो जनरेशन का टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड कभी भी ऐसा सच फिक्स नहीं है कि इसी टाइम पीरियड को हम ये फर्स्ट जनरेशन बोलेंगे। जैसे यहां पर लिखा है 1940 टू 1956, ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपको कहां से कहां तक मिल रहा है, 1940 से 56 तक। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वैक्यूम ट्यूब। क्या चीज, वैक्यूम ट्यूब। मतलब जब ये कंप्यूटर बना था तो इसका हार्डवेयर कंपोनेंट जो था वो क्या था, यहां पर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद आप समझ जाएंगे वैक्यूम ट्यूब किस जगह यूज की गई, जैसे जैसे आप जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा।
बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो यहाँ पर मशीन लैंग्वेज लिखी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या लिखी है? मशीन लैंग्वेज। अब आपके पास लैंग्वेजेस जो होती हैं उसमें आप देखेंगे कि आपको दो टाइप की लैंग्वेजेस मिलती है, ठीक है। एक होती है हाई लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज। चलो अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं सेंट्रल जॉब को क्यों अच्छा कहा जाता है स्ट्रीट से, ठीक है। चलो देखो, तो मशीन लैंग्वेज और अब मशीन लैंग्वेज समझने के लिए आपको थोड़ा सा ही समझना पड़ेगा कि दो टाइप की लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो ह्यूमन इंटरप्रेट कर पाता है, जो ह्यूमन समझ सकता है। जैसे अगर मैं आपको बेसिक बताऊं तो हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। ठीक, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो ह्यूमन समझता है। जैसे कि आप बोलते हैं सी प्लस प्लस, सी शार्प, है ना, डॉट नेट, पाइथन, जावा, ये सब जो है आपकी, ये सारी की सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ये जो है ये क्या होती है, ये ह्यूमन इंटरप्रेट कर पाता है, ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड दिस। जबकि हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की, तो ये मशीन लैंग्वेज, मतलब लो लेवल लैंग्वेज में जो मशीन को समझ में आए। जिसमें मशीन को समझ में आती है। अब हमारा कंप्यूटर जो है ना, वो कैसे काम करता है? वो काम करता है बाइनरी पे, ठीक है। किस पे काम करता है? बाइनरी पे। और बाइनरी क्या है? 0 एंड 1। तो जब आप उसको कोई भी कोड देते हैं, जब कोई भी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो बाइनरी में चीजें समझता है, ठीक है। तो उसके लिए ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये मशीन लेवल लैंग्वेज है या मशीन लैंग्वेज है। कौन सी है ये? मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अब आपको अगर कोई बोल दे कि आप कंप्यूटर को जो है इंस्ट्रक्शन दीजिए इन 0 एंड 1, और आपको कंप्यूटर में कुछ डिजिट लिखना है, अपना नाम लिखना है, तो क्या आप सभी सभी फैक्टर पर एक साथ काम कर सकते हैं? कि आप लोग को मैं कह दूं कि नंबर्स को भी आप बाइनरी में 0 1 में लिखें, आप आपके वर्ड्स टेक्स्ट को भी 0 1 में लिखें, हिंदी को भी आप 0 1 के फॉर्मेट में लिखें, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में बाइनरी यूज होता है, ठीक है, और वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। हम लोगों में से, आप लोगों ने, कई लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, जिनमें से कुछ लैंग्वेजेस के नाम आपके सामने लिखी, इनको आप पढ़ चुके हो। HTML एक लैंग्वेज होती है। सारी लैंग्वेजेस जो है आप आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू लर्न है, इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। और आपकी दूसरी टाइप की जो लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, जो कंप्यूटर समझता है। बस होता क्या है, जब आप हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं तो कंप्यूटर के पास जब ये डेटा जाता है तो कंप्यूटर उसको इंटरप्रेट करता है किसमें? लो लेवल लैंग्वेज। आज की डेट में हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है? हम जो इनपुट देते हैं वो टाइप करते हैं इन इंग्लिश, इन आपका, चलिए ठीक है बता दूंगा, है ना। तो क्लियर है ये बात। वैसे ही अगर हम बात करें अब यहां पर, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें मशीन लैंग्वेज को यूज किया गया था, ठीक है। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं जिन जिन पे स्टार बना देता हूं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टोरेज यूनिट, सर कंप्यूटर बनाया, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया, तो क्या उसमें डेटा स्टोर करने के लिए भी कुछ चीजें होंगी? तो यस, यहां पर मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया था। मैग्नेटिक टेप, आप लोगों ने मैग्नेटिक टेप देखा है वैसे, पता है? आ, मैं चाहता हूं कि आप, ये देखिए, कैसेट जिसको बोलते थे ना आप, काइंड ऑफ कैसेट, ये ये आपका वो मैग्नेटिक टेप होता है। दिखा आपको, है ना, ये मैग्नेटिक टेप है। तो इसको आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया था टू स्टोर दी डेटा। तो यहां पर आप देख रहे हैं आपका डेटा स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया है।
अब जब वेरी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसके एग्जांपल्स में आप देखेंगे आपका इनिएक आ जाएगा, यूनिवेक आ जाएगा, आईबीएम का 701 आ जाएगा, एडवेक आ जाने वाला है। अब इनके बारे में और कुछ बात, लाइक ये कंप्यूटर्स जो होते हैं ना सर, ये कंप्यूटर बहुत स्लो थे, ये कंप्यूटर बहुत बल्कि थे, ये कंप्यूटर बहुत पावर कंज्यूम कर रहे थे, दे प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही थी, लार्ज इन साइज, वेरी स्लो, हीट ज्यादा ले रहे हैं, पावर कंजम्पशन ज्यादा हो रहा था, कंप्यूटर की कुछ इनकी ड्रॉबैक्स भी यहाँ पर थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें अगले टाइप के जनरेशन या सेकंड जनरेशन में, तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन में बदला क्या? एक तो टाइम पीरियड तो ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया, इसको आपको ध्यान भी नहीं रखना है। हार्डवेयर कंपोनेंट बदल गया। हार्डवेयर कंपोनेंट जो आज तक वैक्यूम ट्यूब यूज हो रहा था, अब ट्रांजिस्टर पर पहुंच गए। अब कहां पर पहुंच गए? ट्रांजिस्टर्स पर पहुंच गए। ट्रांजिस्टर्स का यूज करने लगे हम लोग एज अ हार्डवेयर डिवाइस। यहां पर जो लैंग्वेज यूज हुई वो मशीन लैंग्वेज भी हुई और असेंबली लैंग्वेज भी हुई। अब असेंबली लैंग्वेज और है, मतलब जो लो लेवल लैंग्वेज नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, अब इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। मशीन लैंग्वेज आप समझते हैं धीरे से, असेंबली लैंग्वेज पे भी हम मूव करते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क की ड्रम की जगह अब आपका मैग्नेटिक कोर यूज होने लगा, मैग्नेटिक डिस्क यूज होने लगी, इस तरीके की चीजें यहाँ पर यूज होती। आप लोगों ने मैग्नेटिक डिस्क भी देखी है। ये देखो, सभी लोगों ने ये देखी है, देखिए ये है ना, ये मैग्नेटिक डिस्क आपने कई बार मूवीज वगैरह कहीं पर भी देखी होगी, आपको पता होगा। ये इसमें इसको ऐसे ये निडल को यहाँ पर टच कर दिया जाता है, रोटेट करता रहता है और यहाँ से आपको कुछ भी जो इसमें डेटा होता है वो आपको सुनाई दे देता है, ठीक है। तो ये आपका स्टोरेज डिवाइस थी। यहाँ पर देखिए ये लिखा है पीडीपी, ठीक है। ये पीडीपी 11 एक बार आया था, आपको मैंने अभी कहा था, याद रखना। आईबीएम 1400, यूनिवेक, फिर उसके बाद सीडीसी, ये क्या थे? स्मॉलर इन साइज थे, लो पावर कंजम्पशन बट जनरेट हीट। पिछले वाले से, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से, इनका पावर कंजम्पशन लो जरूर था लेकिन हीट जनरेट कर रहे थे। फिर आता है हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। जब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसीज यूज होने लग गई थी। क्या यूज होने लगी थी? आईसी। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड चिप। अब आप समझे होंगे शायद कि हार्डवेयर जो है वो, यस, ग्रामोफोन टाइप है ना, यस। तो क्या बोल रहा था मैं, हार्डवेयर कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं तो अब आप पहुंचे आईसी पर। आज भी आप देखेंगे हमारे मोबाइल्स और लैपटॉप्स वगैरह में आईसी का यूज किया जाता है, इंटीग्रेटेड चिप का यूज किया जाता है। चिप का नाम चिप क्यों पड़ा? क्योंकि आलू की चिप्स जैसी दिखाई दे रही थी, इसलिए। और ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है सर? हाई लेवल लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जिसमें हम लोग कुछ इनपुट दे सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। फिर उसके बाद आप बात करें, ये क्या है, इसमें लार्ज मैग्नेटिक कोर, टेप एंड डिस्क, ये सब का डेटा स्टोरेज के फॉर्म में इसके लिए डिवाइस का यूज होने लगा। डेटा स्टोरेज डिवाइस जो है वो यही रही आपकी सारी की सारी। एग्जाम्पल में देखें तो वही एनसीआर, आईबीएम, यूनिवेक, इनके अलग अलग नंबर्स आए। बाकी आपको कोई बड़ी बात ध्यान नहीं रखना है। एग्जाम्पल्स ज्यादातर व्यापम टाइप की एग्जाम में पूछता है ना, व्यापम टाइप की एग्जाम में एग्जाम्पल ज्यादा पूछता है और ये पूछता हार्डवेयर। बाकी एई की एग्जाम अगर आपको देखें तो वहां पर ये भी पूछ लेता है, वहां पर आपके ये लैंग्वेज के बारे में भी पूछ लेता है, सब पूछ सकता है वो। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ जनरेशन, जिसके बारे में कल भी बात की थी, वीएलएसआई, है ना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आपने बताया था हाई लेवल लैंग्वेज यूज की जाती है यहाँ पर। यहाँ मेमोरी में रैम एंड रोम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको हम डिटेल में आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। रैम एंड रोम क्या होते हैं वो बताएंगे। और सेमीकंडक्टर मेमोरी यहाँ यूज होने लगी। सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में भी आपको थोड़ा सा आगे चल के बताया जाएगा। एप्पल का फोन यहाँ आ चुका है, अल्टर आया है आपका, मैकिंटॉश, एप्पल का मैकबुक मैकिंटॉश, स्टार, आईबीएम का पीसी, ये सारे आपके फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में हार्डवेयर में यू की जगह वी कर देंगे। वेरी लार्ज अल्ट्रा स्केल जो आपका है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज प्लस ह्यूमन लैंग्वेज है। जैसे अगर मैं कहूं आपको कि एआई का यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप केवल उसको बोलते हैं। आपको मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी पढ़ाऊंगा तब भी थोड़ी बात आपको समझ में आएगा कि दिस इज ह्यूमन लैंग्वेज। जैसे मैं अपने फोन को भी कहता हूं प्लीज कॉल माई मॉम, तो वो क्या करेगा, मम्मी को फोन लगा देगा। हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलना जरूरी नहीं है। वो मम्मी को कॉल कर देगा। तो वैसे ही वो ह्यूमन लैंग्वेज होती है, जिसमें आपका कंप्यूटर या आपका डिवाइस जो है वो आपकी बात को समझ रहा है, सुन रहा है, जैसे आपका एप्पल का सीरी होता है, ठीक है। इसमें हार्डवेयर डिवाइसेस में, स्टोरेज डिवाइसेस में एसएसडी और एचडीडी होते हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। और ये आपके स्मार्टफोन, टैबलेट, एआई बेस्ड जितनी भी टूल्स वगैरह है वो सब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में चले जाएंगे, ठीक है।
क्लियर है? चलो, तो यहां तक आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब आप लोगों के आज का आपका ये क्लास जो है यहां तक खत्म है। आप लोगों को कुछ डाउट है वो मैं बता देता हूं। क्या डाउट है आप लोगों के? पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है कि किसी को अगर अब आपको कहीं जाना हो तो आप जा सकते हैं। मैं 1-2 मिनट केवल आप लोगों को समझा देता हूं कि क्या चीज है। यूएसएआई के फादर जॉन मैकार्थी वो पढ़ेंगे आगे चल के, है ना। सेंट्रल जॉब को स्टेट के कंपैरिजन में अच्छा क्यों मानते हैं? तो पहला आंसर इसका ये है क्योंकि जितने भी इंक्रीमेंट्स वगैरह होते हैं वो सेंट्रल में जल्दी मिलते हैं, सैलरी सेंट्रल में ज्यादा है, सेंट्रल जॉब में जो है आपको पर्क्स ज्यादा मिलते हैं, बेनिफिट्स ज्यादा हैं, इसलिए सेंट्रल जॉब को थोड़ा अच्छा माना जाता है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। दूसरी बात की सेंट्रल की जॉब जो होती है उसमें आपको हाँ वही फैसिलिटी वगैरह ज्यादा मिल रहे, पर्क्स वगैरह ज्यादा मिलते हैं, और स्टेट जॉब में थोड़ा सा आपको ये चीज में पिछड़ जाते हैं आप लोग। ठीक है, आपको कोई चीज इंक्रीमेंट 5 साल बाद मिलेगा, डीए वगैरह कम मिलते हैं, सैलरी सेम लेवल पर होने पर भी सैलरी थोड़ी सी कम है यहाँ पर स्टेट में। 2-4 चीजें हैं, ज्यादा तो कुछ नहीं। ठीक है, और भारत सरकार क्या बोल रहे हो भाई गौरव? और नीरा जी का क्वेश्चन था कि एई में जनरल फीमेल के लिए लगभग कितने मार्क्स लाना होंगे? मैं मार्क्स नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चंस। और मेरे लिए कोई जनरल नहीं, चाहे आप जनरल में हो, चाहे आप एससी में हो, ओबीसी में हो, एसटी में हो, और चाहे आप गर्ल हो, या मेल फीमेल वाली बात कोई है ही नहीं, है ना। कोई भी हो, सभी लोग टारगेट आज से ये करेंगे। एई में अभी थोड़ा टाइम है ना, एकदम आ नहीं गई है सर पे, इसलिए हम लोग अपने आप को कंस्ट्रेंट ना करें। दोनों में बता देता हूं मैं आप लोगों को। अगर आप एई देने जा रहे हैं तो आपके 2 सेक्शन है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में अगर हम देखें तो आपको नॉन टेक्निकल में आज से अपना टारगेट रखना है कि आप 45 के अराउंड क्वेश्चन सही करेंगे, 45 प्लस। ठीक है, आपके जो है टारगेट होना चाहिए 45 प्लस का। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप टेक्निकल देने जा रहे हैं तो मिनिमम टेक्निकल में मिनिमम आपके जो है वो 75 सही हो जाना चाहिए। ठीक है, मिनिमम अगर आप 75 प्लस सही कराते हैं तो अगर आप इसको देखेंगे ये आपका 120 बन रहा है टोटल क्वेश्चंस। अब क्या होगा, बोलने को तो बोल दिया जाता है 75 फिर भी अचीवेबल है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, आप मान लीजिए 40 के आसपास रहेगा। तो आपका टोटल सम जो हुआ वो हुआ आपका 115। 115 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 345 पे पहुंचोगे। 345 इज द सेफ स्कोर फॉर एनी कैटेगरी, फॉर एनी जेंडर। आपको इंटरव्यू में आपको हाथ पैर नहीं मारना पड़ेंगे, आप जैसे हैं ना आप पहुंच जाना वहां पर। आपका 345 होने के बाद आप इंटरव्यू में जो नंबर लेकर आएंगे आप क्रैक कर जाएंगे, इतना आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये सही वाले हैं, गलत नहीं करना है, ये सही वाले हैं, इतने आपको करना पड़ेंगे टोटल। फिर भी मैं बोल रहा हूं आप लोगों को अभी भी कि 115 से 120 का टारगेट लेकर चलेंगे आप, तभी आप लोग ये वाला एई जो आपका इस बार का है वो आप क्वालिफाइंग लिस्ट में आप अपने आप को पाएंगे। मैं लिख के दे देता हूं नहीं तो ये बात आपको, ये वीडियो याद रख लेना, ये कंप्यूटर का सेकंड लेक्चर का वीडियो है। एई का कट ऑफ में बोल रहा हूं, किसी भी सबसे टॉप बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी के बॉय के लिए, मतलब मेल जो होते हैं जनरल कैटेगरी उनके लिए बोल रहा हूं मैं। बाकी सब तो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गई, लेकिन आपको ये टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। अब टॉपर का देखो, टॉपर छोड़ दो ना, हम लोग कट ऑफ की बात करें केवल, तो ये लगभग आपको मैंने बता दिया 120 का आप करो, 120 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 3 मार्क्स, तो आपको यहां पर कितना निकल के आएगा, 12 36 360 आएगा। ठीक है, प्लस आपका क्या होगा, इंटरव्यू। बस उसमें आप कर लो, इंटरव्यू में स्कोर कर जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप देखें ना तो व्यापम का भी मैं बता देता हूं, एमपी ईएसबी का। एमपी ईएसबी में टेक्निकल नॉन टेक्निकल अलग नहीं कर रहा हूं, पर आपके यहां पर टेक कर देता हूं। चलो, टेक में लगभग 85 आना चाहिए, और नॉन टेक्निकल जो है लगभग 70 to 75 आपके मार्क्स आना चाहिए, और ये अचीवेबल हैं, ये आ जाते हैं। जब आप इन दोनों को सम कर दोगे तो यू विल गेट अराउंड 160 मार्क्स या 160 क्वेश्चन बोल दो या मार्क्स बोल दो, क्योंकि यहाँ पे तो मामला सेम है। और इतने अगर आ गए आपके तो बल्ले बल्ले सिलेक्शन फाइनल है, जहां पे डालोगे कि मुझे यहां चाहिए वहां मिल जाएगा। ठीक है,
व्यापकों का लेंदी नहीं है, केवल जीके थोड़ा सा लेंदी है, बाकी सब इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है सब, है ना। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, इससे आगे कल पढ़ेंगे। ठीक ठीक ठीक, कल और बात कर लेंगे, बाकी अभी आप इसको टारगेट करें और आगे बढ़ें। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।